चलिए आज हमारे प्यारे छात्र, आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी जो इतिहास है, कब, कहाँ और कैसे, है ना। क्लास 6 का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का। क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, जो सबसे पहले हम आपको बता दें अपनी किताब के बारे में। जो किताब दिया हुआ है एक बच्चे के हिसाब से ही दिया गया है, और बच्चे कब कब कैसे कैसे सोचते हैं, क्या जानते हैं, उसके हिसाब से खुद का बुक बनाया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट जगाते हुए बता दूं कि ये जो लड़की है इसकी नाम रसीदा है। रसीदा एक बार बैठकर अखबार पढ़ रही थी। देखिए, साफ साफ दिया हुआ है आपकी किताब में रसीदा का सवाल। रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी, पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कैसे कोई जान सकता है कि इतना वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसको एक छोटा सा पाठ में दिखाई दिया कि 100 साल पहले। और जब वह जैसे ही पढ़ती है 100 साल पहले, तो उसके दिमाग में एक बात आता है, जैसे आपको आता है कभी कभी, कि 100 साल पहले कोई भी चीज हम कैसे जान सकते हैं। वो खुद सोचने लगी कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे जान सकते हैं, जबकि एक आदमी का उम्र काल 80 से 60 से 80 होता है, 80 से 100 हो सकता है। तो वो 100 साल पहले की जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। तो उसके दिमाग में सबसे पहले आया अतीत। अतीत अतीत की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं अतीत के बारे में, पिछले 100 साल की घटनाओं के बारे में, पीछे 100 साल के बारे में कि क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कुछ पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से पता कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, उस समय का याद उसको बना हुआ हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं, कोई तो बचा ही नहीं होगा। आज के 300 साल पहले क्या हुआ था, मेरे दादा का दादा मर गए होंगे, कैसे जान सकते हैं। ये सारे सवाल इस लड़की के दिमाग में घूमने लगा। तो आपको बता दें, इतिहास के बारे में जानना है तो इतिहास कैसे हुआ, कब हुआ, उसकी जानकारी कैसे रखते हैं, इसकी चर्चा ये खुद कर रही है कि कैसे पता लगाएं, है ना। इसके नीचे आते हैं तो देखिए साफ लिखा हुआ है, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो आपका यहां सबसे पहले आंसर होगा, देखिए वाट चिन्ह मार्का लगा हुआ है कि अतीत के बारे में क्या हम जान सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे यहां पर आंसर सीधा हमारा होगा हाँ। जिस हिसाब से प्रश्न डाला है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, देखिए प्रश्न मार्क चिन्ह डाला हुआ है, तो हम सबसे पहले कहेंगे यहां आंसर होगा हाँ। हाँ वाला ही आंसर होगा कि हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। हम आंसर कर सकते हैं हाँ। देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए हमको बहुत कुछ अतीत के बारे में जान सकते हैं। लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, कैसा आखेटक थे, आखेटक मतलब शिकारी, शिकारी है ना, कैसे खाते थे, कैसे आखेट करते थे। पशुपाल को, कैसे पशु को वो पालते थे, कैसे खेती करते थे, वहां का राजा कौन होता था, लोग व्यापारी कैसे करते थे। आज का व्यापारी हम लोग रुपया पैसा के माध्यम से करते हैं, कल का व्यापारी कौड़ी और पैसा के माध्यम से होता था। तो व्यापारी कैसे करते थे, पुरोहित कैसे होते थे, जिसको हम लोग आज पंडित के रूप में जानते हैं, शिल्पकार कैसा होता था, कलाकार कैसे होते थे, संगीतकार क्या होते थे, गायक कैसे होते थे, है ना। वैज्ञानिक अपने जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उस समय के बारे में वैज्ञानिक कैसा था, उस समय के बारे में लोग इलाज कैसे करते थे। आज तो हम लोग दवा खाते हैं, उस समय क्या करते थे। ये सब चीज के बारे में हम जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। क्या खाते थे, पहनते थे, शासक कैसा था, जीवन कैसा था, कलाकारी कैसा था, खेलकूद कौन सा था, है ना। कहानियां सुना करते थे कि नहीं करते थे, नाटक देख सकते हैं या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सब चीज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में एक विचार आता होगा
कि सर कैसे जान सकते हैं, पहले ये तो बता लीजिए कि जान कैसे सकते हैं अतीत के बारे में। अतीत मतलब पीछे का इतिहास। अतीत का मतलब क्या हुआ आपका? पीछे का इतिहास, है ना। तो हम पीछे का इतिहास कैसे जान सकते हैं? अब आपको किताब में सबसे लास्ट टाइम में बताया गया है, लेकिन आप जान लीजिए कि हम अतीत की जानकारी बहुत कुछ से जान सकते हैं, जैसे पांडुलिपि के माध्यम से, मिले हुए पीछे पुस्तक के माध्यम से, है ना। उसके बारे में और अभी आगे चलेंगे हमको मिलेगा। देख लीजिए अगला, जैसे इसका टॉपिक बनाया हुआ है, आप इस बात को समझ सकते हैं, क्या अतीत के बारे में हम जान सकते हैं? आंसर होगा हाँ। आगे आप बने रहिए, आपको बताएंगे कैसे जान सकते हैं। फिर से अगला आपका किताब में टॉपिक बनाया हुआ है, लोग कहां रहते थे। लोग कहां रहते थे, इसकी एक पार्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे मानचित्र पृष्ठ 2 पर। वहां पर एक चित्र बनाया हुआ है भारत का, और भारत के चित्र में हमारा किताब हमको कहता है कि नर्मदा का पता लगाओ। नर्मदा कहाँ है? तो आपको एक चीज जान लीजिए, इतिहास जानने के लिए आपको मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए, जिसको मैप बोलते हैं। मैप का नॉलेज एकदम पक्का होना चाहिए कि भारत का मैप में कश्मीर कहाँ है, केरल कहाँ है, गुजरात कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, झारखंड कहाँ है ना। तो आइए मानचित्र को देखते हैं, और उसमें आपको पता लगाने के लिए बोल रहा है कि उसमें पता लगाओ कि नर्मदा नदी कहां पर है ना। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, है ना। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे, और जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब वहां का लोग जो थे कुशल थे, अच्छे थे, और विशाल संपदा मतलब उसके बारे में वो परिचित भी थे, उसके बारे में वो जानते थे, जो नर्मदा नदी के पास में रहते थे। आते हैं मानचित्र में, वहां पता चलेगा नर्मदा नदी कहाँ है, और वहां का लोग उस संपदा के बारे में कैसे परिचित थे, ये देख लीजिए। अपने भोजन के लिए वे जड़ों को, फलों को, जंगल से अन्य उत्पाद को संग्रह किया करते थे, जमा कर लेते थे। कहां से? जो नर्मदा नदी के तट के किनारे लोग रहते थे, वह नर्मदा नदी से अपना पानी का जुगाड़ कर लेते, और वहां पर विशाल जंगल जो था, पहाड़ था, वहां से अपने लिए जो भी उनकी आवश्यक सामग्री थी, वो जड़ से, फल से, जंगल से, ये सारे चीज वे प्राप्त कर लेते थे। यहां तक कि वे अन्य जानवरों को आखेट शिकार भी करते थे। उनको जब कुछ ताजा मीठा खाने का मन करता तो वे आखेटक भी कर लिया करते थे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मानचित्र में नर्मदा नदी कहाँ है। आइए आपको नर्मदा नदी से हम दिखाते हैं। आप अभी पृष्ठ पर देख पा रहे होंगे कि आपके यहाँ इस पर बना हुआ चित्र है, पृष्ठ 2 का है। इसमें आप एक बार देखिए कि नर्मदा नदी कहाँ है। हाँ, एक बार जहां आप जान गए कि नर्मदा नदी कहाँ है, उसको मैप में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या नर्मदा नदी हम लोग अपने भारत में देखना है? अपना भारत अभी कुछ ऐसा है, ये वाली जो भाग हम देख रहे हैं, इधर से इधर हम लोग बोल सकते हैं कि यह पाकिस्तान का एरिया है, पर अभी हम सिर्फ यही देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये अभी भारत का कुछ एरिया है, इधर वाले भाग को हम पाकिस्तान कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कि नर्मदा नदी कहाँ है। आपको अपने भारत में देखना है कि नर्मदा नदी कहाँ है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ भाग जो है वो नर्मदा नदी का दिख रहा है। नर्मदा नदी पर आपका सवाल वही बताया गया था टॉपिक में कि नर्मदा नदी के किनारे लोग बहुत दिन पहले से रह रहे हैं, और यहाँ के लोग जो भी आवश्यक सामग्री है वह जंगल से, नदी से, और नदी से और पहाड़ से, है ना, अपना सारा चीज ये आवश्यक सामग्री को पूरा कर पा रहे थे। यहां तक कि ये आखेटक भी थे, शिकारी भी थे। तो अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए कि इतिहास में कभी भी कोई गांव बसा हो, कोई शहर बसा हो, उस समय का बसा हुआ गांव आज के भारत में बहुत बड़ा फेमस एरिया है, बहुत बड़ा देश और महानगरों में गिनती होता है। लेकिन आपको बता दें, कल के जगह पर सिर्फ लोग वहां रहा करते थे,
जैसे अभी आप जहां से भी हैं, आप जहां हैं वो अभी ग्राम पंचायत में देखा जा रहा होगा, कोई गांव के रूप में देखा जा रहा होगा। आपके ही उम्र बाद वह ग्राम पंचायत के रूप में देखा जाएगा, आपके ही उम्र के बाद वह नगर पंचायत के रूप में देखा जाएगा। आपके ही बाद आपको पता चलेगा कि वो एक अच्छा सा सिटी में गिनती होने लगा। तो उसी तरह से नर्मदा नदी की जो ये भाग है, यहां पर लोग रह रहे थे, यहां पर जंगल से, नदी से, पहाड़ से अपने सारे आवश्यक सामग्री को पूरा कर रहे थे। ये नर्मदा नदी को आप याद से रखिएगा। मैं अगले बार जब भी भारत का मैप बनाऊंगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखा दूंगा, और अब आप इसमें बता लीजिए कि नर्मदा नदी कहाँ है। तो आप बोलेंगे कि सर नर्मदा नदी का कुछ भाग ये था, है ना। यही नर्मदा नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, चलते हैं पीछे। तो टॉपिक में अपना पता है लोग कहां रहते थे, नर्मदा नदी की बात हम लोग देख लिए। लाख वर्ष पहले उस नर्मदा नदी पर कब से लोग रह रहे थे, लाख वर्ष पहले रह रहे थे, है ना। कई लाख वर्ष पहले से इस नदी के तट पर लोग रह रहे थे। संपदा के बारे में जानकारी था, जड़ फल खा रहे थे और कभी कभी वो शिकार भी कर रहे थे। टॉपिक का आगे हम लोग देखते हैं, टॉपिक पर क्या दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि अगर तुम, अब देखिए फिर से आपको सवाल आपके हिसाब से ही बात करता है, आपको बताया आपका किताब आपके अनुसार टॉपिक से दिया हुआ है। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपका किताब कह रहा है कि अगर सर आपको अभी तक आपके ही चैप्टर में, आपके ही बना हुआ मानचित्र में अगर नर्मदा नदी से परिचित करा दिए हैं, तो अब आपको कहां चलना है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में चलना है। अब आपको बता दे, अभी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां जो है वह पाकिस्तान की तरफ है ना। तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखेंगे, जो अभी आपको हम बाउंड्री घेर के बताए थे। तो अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये शब्द को पहले पकड़िए, उत्तर पश्चिम, है ना। देखिए थोड़ा आराम से पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। दिशा को एक सपाट क्षेत्र पर हम लोग ऐसे पता लगाते हैं, जो ऊपर है उसको हम लोग उत्तर कहते हैं, जो नीचे है उसको हम लोग दक्षिण कहते हैं, जो दाहिने हाथ तरफ होगा उसको हम लोग पूरब कहते हैं, और जो बाएं हाथ तरफ होगा उसको हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है। अब आपको देखिए इस चीज में बोला है, अब तुम उत्तर पश्चिम के भाग का पता लगाओ। यहां दो चीज एक साथ दिया जा रहा है ना। तो अब देखो, ये तो उत्तर था, ये दक्षिण था, तो कुछ इस दिशा का भी नाम होगा, कुछ इस दिशा का भी नाम होगा, कुछ इस दिशा का भी नाम होगा, कुछ इस दिशा का भी नाम होगा। तो जब हम ऊपर वाले भाग का दिशा का नाम पकड़ते हैं तो हेड ई होता है। सबसे पहले इसका नाम पकड़ते हैं, फिर इधर वाली की बात करें तब इसका नाम पकड़ेंगे। जब फिर ऊपर कहीं बात करें तो पहले इसका नाम पकड़ेंगे फिर इसका नाम पकड़ेंगे। ठीक है। तो बताओ, आप ही देख लो, इधर लिखा हुआ है उत्तर पश्चिम, यानी इस भाग को हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। ठीक है। और इस भाग को क्या कहेंगे, पहले उत्तर का नाम बोलना है तो उत्तर, और फिर इसका नाम बोलना है तो पूर्व। यानी इस दिशा का नाम क्या हो गया, उत्तर पूर्व। इस दिशा का नाम क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। अच्छा, अब आप बताने में काबिल हो, इस दिशा का नाम बताइए। इस दिशा का नाम बताने के लिए सबसे पहले इसका नाम पकड़ेंगे दक्षिण, और फिर इस दिशा का नाम पकड़ेंगे पूर्व। यानी इस दिशा का नाम क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। इस दिशा का नाम बताओ। तो सबसे पहले इसका नाम पकड़ेंगे दक्षिण, और फिर इसका नाम पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम। यानी इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा, दप्प, मतलब दक्षिण पश्चिम। चलिए, एक दिशा का नॉलेज हो गया। अच्छा, यहां बताता है अब तुम उत्तर पश्चिम के बारे में बात करो। यानी कि कभी भी जब भारत का नक्शा कुछ ऐसा होगा, यानी इस एरिया की बात करने को हमको बोल रहा है। आते हैं, किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु और पालतू बनाना शुरू किया। अब देखो, एक बात आप ध्यान रखना, यहां बात कितना बरस का कर रहा है, 8 बरस का। कहां की बात कर रहा है, सुलेमान और किरथर का। यानी कि हम जब नर्मदा नदी की बात किए
तो नर्मदा नदी पर लाखों वर्ष पहले की बात किया था, लाख वर्ष पहले की। और देखो यहां सुलेमान और कीर्थर की बात जब कर रहा है, वह कब का बात कर रहा है? 8000 वर्ष पहले का। छोटी छोटी बात है पर ध्यान रखना। तो ये 8000 वर्ष पहले, यानी लोग आज के 8000 वर्ष पहले ही गेहूं जैसे फसलों का उपजाना शुरू किया है। अब यहां से एक छोटी सी प्रश्न आ जाता है कि लोगों ने सबसे पहले किसकी उपजाऊ की थी? तो आप ये नहीं बता देना चावल का, ये नहीं बता देना किसी और का। तो जानवरों को सब इस तरह से पालतू बनाया, और जानवर में भी सबसे पालतू किसको पहले बनाया? उसका नाम है कुत्ता। यानी सबसे पहले पालतू किसको बनाया था? कुत्ता। और सबसे पहले किसको उपजाया था? तो गेहूं को। और पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाओ। आइए इस बात पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले इतना दूर को देख लेते हैं। अभी तुमको कहां पता लगाना है? सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ी। आइए सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ी के बारे में देखते हैं। आप फिर से मैप में चलिए, और मैप प्यारे आपको बहुत अच्छा से दिख रहा होगा। अब आप मैप को देखिए। आपको कुछ देर पहले ही हमने दिखाया पाकिस्तान वाला एरिया को बाउंडेशन करके। इस भाग को देखिए, दिख रहा है। ये वाली भाग आप देखिए, आपको इसमें दिया है सुलेमान और कीर्थर है। और ये वाली भाग कहां था? नर्मदा। अब ध्यान से रखना, सबसे पहले हमको अपने भारत के बारे में पढ़ाया है किताब, जो लाख वर्ष पहले की बात किया है। फिर अभी भी बताया है कि गेहूं का उपजना सबसे पहले कहां हुआ? सुलेमान और कीर्थर में। तो सुलेमान और कीर्थर आप यहां देख रहे हैं, कब की बात किया है? 8000 वर्ष पहले। किसकी बात किया है? गेहूं का। पशु में किसको पाला है? कुत्ता को। इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप यहां क्या किया? कुत्ता को पालतू बनाया और कृषि करना भी सीख गया है। कौन? पहले के लोग। नर्मदा के बारे में पढ़ लिए, अब इस सुलेमान और कीर्थर के बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर लिया। इस चित्र को बार बार ध्यान में रखिएगा। जब मैं चित्र इस तरह से आपके साथ साझा करूं तो बताओ नर्मदा कहां होगा अपना? तो आप 20 में इंडिकेट करेंगे, सर नर्मदा का कुछ भाग ये होगा, है? बोले सुलेमान और कीर्थर का नाम बताओ, आप सीधा ये वाली बात इंडिकेट करेंगे, सर सुलेमान और कीर्थर ये होगा। नर्मदा कहां होगा? सर ये होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर कहता आपका किताब, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाओ। अब आपको कहां जाना है? देखिए एक साथ दो दिशा को इंडिकेट किया है, उत्तर पूर्व। आप बताइए, अभी तुरंत हम आपको दिशा समझाए थे, कहां होगा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना? हमारा बात कहां का कर रहा है? उत्तर पूर्व में, यानी उत्तर इसको ले लेंगे और पूर्व इसको ले लेंगे, यानी ये वाली कुछ दिशा में होगा। ये वाला दिशा में तो सुलेमान कीर्थर मिल गया, ये वाले दिशा में बात करता है। ये वाला दिशा में कहां जाना है? गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी का आपको पता लगाना है। कहां लगाना है? विंध्य की पहाड़ी। आओ इसको देखते हैं हम लोग। ये भारत का नक्शा है। तो नर्मदा नदी के बीच में आप इस तरह से अगर इसका दिशा बांट दें तो आप देखिए उत्तर पूर्व में, यानी यहां पर आप देखिए तो विंध्य की पहाड़ियां आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, किताब में आपका दिया हुआ है विंध्य की पहाड़ी। यही आपको बोला था, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो, और उत्तर पूर्व में कुछ इधर आए, इधर, तो आपको गारो मिला नहीं? ध्यान से देखिए, गारो मिला, गारो की पहाड़ी। और मध्य भारत में आपको बोलता है कि विंध्य की पहाड़ी को देखिए। तो आप विंध्य की पहाड़ी बीचों बीच मध्य भारत में देखें, और उत्तर पूर्व में जब बोला तो उत्तर पूर्व में आप गारो की पहाड़ी देखें। यानी आप जान जाइए, उत्तर पूर्व में गारो, ये गारो कहां है? उत्तर पूर्व में। और मध्य में क्या है? तो मध्य में है विंध्य। यानी विंध्य जो है भारत के मध्य में स्थित है, और गारो जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है।
कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य और उत्तर में स्थित थे, है ना। यहां सबसे पहले आपने क्या पाया? गेहूं उपजाना। कहां? सुलेमान और किरथर में। जब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सबसे पहले हम लोग कहां चावल उगाए? तो विंध्य में, यानी विंध्य की पहाड़ी में सबसे पहले हम लोग चावल उगाना शुरू किए। पढ़ लीजिए, जहां कृषि का विकास हुआ और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य थे, जो उत्तर में स्थित है ना। तो विंध्य में चावल को उपजाया गया। आगे बढ़ते हैं। इस नक्शा से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस नक्शा को ध्यान से देख लीजिए। ये पूरे भारत को दर्शाया गया है। इसमें नदियां के नाम है और कुछ क्षेत्र है। गारो की पहाड़ी आप देख लिए, आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ी देख लिए, आप विंध्य पर्वत देख लिए और आप नर्मदा नदी को देख लिए होंगे। अब अगला टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक फिर आपको कहता है मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां को पता लगाओ। अभी तक तो कुछ एरिया को कन्वर्ट करने बोला था, अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या देखने को बोल रहा है? नदी देखने के लिए बोल रहा है। और नदी में भी कौन सी नदी की बात किया गया है? सिंधु नदी का। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है प्यारे, याद रखना। हम लोग इतिहास जो पढ़ रहे हैं इसमें सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से शुरू होता है, क्लास 6 से ही इतिहास शुरू होता है। आइए, कहता है मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों को पता लगाने का बोला। हम लोग एक बार लगा के देखते हैं कि सहायक नदी और उस सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन सा हो सकता है। यानी सबसे हेड इसमें कौन सा हुआ? सिंधु नदी, है ना। अब सिंधु नदी और इसके सहायक, यानी सिंधु नदी जहां से बह रही होगी उसमें और सहायक नदियां आकर के मिले होंगे, है ना। तो उसके सहायक नदियों के बारे में पता लगाना है। आपको बता दें, नदी को किताब में अफवाह बोला जाता है। अफवाह, है ना, अफवाह। तो आइए नदी के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो नदी के बारे में जब देखेंगे और पता लगाएंगे, प्रयास करेंगे। सहायक नदियों उन्हें कहते हैं, सहायक नदियां इन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अभी तुरंत बताएं, यानी सबसे बड़ी नदी कौन हो गई? सिंधु। इस नदी का क्या नाम हो गया? सिंधु। और इसमें छोटे छोटे नदी आकर के और मिल गए, कहीं से आ रहे थे और कहीं आके मिल गए। तो ये वाली जो नदी मिल गए और ये तो बह रहा था, तो जिसकी पानी की मात्रा ज्यादा होगा नाम उसी का चलता रहेगा और जिसकी पानी का मात्रा कम होगा उस नदी का नाम विलुप्त हो जाएगा। तो सिंधु और सहायक नदियों के बारे में पता लगाते हैं। किताब ने आपको बताया कि सहायक नदियां किसको बोलते हैं? तो जो बड़ी नदी में छोटे छोटे नदी आकर के मिल जाते हैं उसको सहायक नदी कहते हैं। बात हम लोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गांव एवं उनके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, है ना। बात आपसे कह रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व इस नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ करता था और वह फला फूला हुआ नगर था, मतलब बहुत अच्छा नगर था। उसमें सारी संपदाएं थी, सारी आवश्यकता की चीज थी, है ना। और इसकी सहायक नदियां के किनारे, मतलब इसके और जो सहायक नदी है उसके किनारे तटवर्ती इलाकों में विकसित लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब ये सिंधु के किनारे तो 4700 वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं, पर इसके सहायक नदियां के किनारे भी लोग 2500 वर्ष से पूर्व से रह रहे थे। इनकी भी जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है किताब के अनुसार, है ना। आइए सिंधु की बात करते हैं। सिंधु को हम लोग देख लेते हैं मैप में कि मैप में सिंधु है कहां। देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिए, सिंधु आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? सिंधु यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा? नहीं, सिंधु अभी वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो सिंधु देखिए आपको यहां दिख रहा होगा। सिंधु को ध्यान से देखिए, सिंधु आपको कहां है? ये जो भारत का बाउंड्री है, ध्यान से आपको दिख रहा होगा। ये जो भाग है यहां से जो देखिए ये नदी जो आई है ये सिंधु नदी है ना।
कलम का फ्रंट चेंज करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाली जो भाग है वो कौन सा नदी है, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी में देखिए सतलुज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ये सारे इसके सहायक नदियां हैं। कौन सा, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 2 या 4 सिंधु नदी का सहायक नदी का नाम बताओ। तो सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन से हो गए, झेलम, रावी, सतलुज और चेनाब। ठीक है, यहां पर 4700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले लोग एक नगर का विकास किए थे और इसके जो एरिया मतलब सहायक नदियां थी इसमें लगभग कब 2500 वर्ष पूर्व लोग यहां अपने नगर का विकास किए थे। अब आप शायद सिंधु नदी को भी नहीं भुलाएंगे। ध्यान से देखिएगा मैप को। मैप में यहां सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, यहां सिंधु नदी है, यहां आपको नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, और यहीं पर आपका विंध्य की भी पहाड़ी है। ठीक है, और फिर जब हम इस मतलब दिशा की बात करें तो इस दिशा में हमारे गारो की पहाड़ी है। ठीक है, गारो की पहाड़ी। अभी तक इतना के बारे में हमने बात किया। सुलेमान और किरथर से हमें जानवरों को पालने का और गेहूं उपज करने का साक्ष्य मिला है। यहां पर अगर हम बात करें नर्मदा नदी पर तो चावल और नगर के विकास की बात किया गया है। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो यहाँ पर एक आरंभिक नवगर जो बनाए गए थे 4700 साल पहले, उसकी बात किया गया है। अब आगे टॉपिक पर फिर से हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहां कहता है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब आपको किसके संदर्भ में बात करने को बोला है, तो अब आपको भारत के संदर्भ में दिखाया गया है कि भारत के नक्शा में फिर से आप ध्यान से देखिए, वहां एक आपके भारत के नक्शे में एक गंगा नदी है। कौन सा नदी, गंगा। और गंगा नदी को आपको देखने के लिए बोलता है और गंगा नदी को पता लगाने के लिए बोलता है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जो गंगा का नदी बह रहा है, जहां भी आप चलेंगे भी नक्शे में, गंगा की नदी कुछ ऐसे जब है या ऐसे हैं, तो यहां का जो क्षेत्र है ऊपर नीचे का, इस भाग को क्या कहा गया है, मगध कहा गया है ना। गंगा के दक्षिण तथा नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जिसको आज आप बिहारी बोलते हैं, बिहार बोलते हैं, वही जगह है मगध, है ना। इस शासक को बहुत शक्तिशाली थे और जो मगध का शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। मतलब जहां तक इसका क्षेत्र था वहां तक एक विशाल राज्य का निर्माण किया था। अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी और दूसरे जगह भी था। लोगों में सदैव उपमहाद्वीपों की एक हिस्से के दूसरे हिस्से की यात्रा को कि कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। आपका किताब थोड़े से आगे ले गया है, तो मैं सबसे पहले आपको गंगा नदी आपके नक्शे में दिखाना चाहूंगा। आप देख लीजिए गंगा, इसी नक्शे से देखें ना कितने सारे चीज को हम लोग खोज किए हैं। आप देखिए नक्शे में गंगा नदी आपको ये दिख रहा है, गंगा नदी यहां पर, ये देखिए गंगा नदी है, और ये गंगा नदी का दक्षिण वाला भाग मतलब इधर वाला भाग, और इसके आसपास मतलब इतना दूर का भाग, ये जो पूरा भाग है इसको हम लोग मगध कहते थे, मगध। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र में था और यहाँ का शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, और इसी गंगा की बात किया गया था। अभी ये जो भाग है इसी को गंगा बोला गया है। ध्यान से देखिए गंगा है, गंगा, और यही गंगा, और यहां देखिए सोन नदी है। तो गंगा से सोन तक का जो भाग था इसको नर्मदा कहा गया था। दिख रहा ना आप लोगों को, यही नर्मदा नदी, यही गंगा नदी और यही मगध क्षेत्र का बात था। आगे बढ़े,
आइए उप महाद्वीप को जानने से पहले कुछ साइड में दिया गया है, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है मानचित्र 1, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया किसको कहेंगे? जो आज का भारत है। दक्षिण एशिया की पूरा बात कर रहे हैं, हम एशिया में चल रहे हैं, है ना। आज दक्षिण एशिया का बात करें तो आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। जब हम भारत का कुछ नक्शा ऐसे बनाएं तो ये वाले भाग में कौन है? पाकिस्तान। यहां कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है। नेपाल, यहां जो भाग है वो कौन सा है? नेपाल। भूटान, बांग्लादेश, ये वाली जो भाग है वो बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। ये वाला जो यहां तक चीन का जो ले लीजिए आप, ये सारे जो जगह है ना, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग दक्षिण एशिया कहते हैं। दक्षिण एशिया, अच्छा भूगोल में चलेंगे तो आपको समझा देंगे। आप जब विश्व का मैप देखेंगे, कुछ जब विश्व का मैप ऐसे है, तो विश्व का मैप में जब हम बात करते हैं तो हम यहां का बात करते हैं, इस क्षेत्र का। तो ये जो मध्य के नीचे जाएगा तो दक्षिण ही जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग इसको दक्षिण एशिया के रूप में लेते हैं। दक्षिण एशिया इसको बोला जाता है जो आज का भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार पड़ोसी देश को दर्शाता है, ठीक है। ऐसे में दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा होने के कारण, समुद्र और पहाड़ियों और पर्वतों में बटे होने के कारण इसको उप महाद्वीप का संज्ञा दिया जाता है। इसीलिए इसको उप महाद्वीप कहा जाता है, बहुत बड़ा होने के कारण। तो अब आप उप महाद्वीप के बारे में समझ गए होंगे। यहां पर देखिए आपको बताया है लोगों ने सदैव उप महाद्वीप में एक ऐसे हिस्से और दूसरे हिस्से में यात्रा की। कभी कभी हिमालय लोग उप महाद्वीप से दूसरे हिस्सा में आने जाने का काम किए हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोग आने जाने का काम किए हैं, है ना। लेकिन आने जाते समय उनको हिमालय के चलते, पर्वत के चलते, ऊंचे पर्वत के चलते, पहाड़ी के चलते, रेगिस्तान इलाका, सूखे इलाका के चलते, नदियों के कारण जोखिम भरी होती थी। उनकी यात्रा करना थोड़ा कष्ट हुआ करता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, जो भी हो जाए करते थे। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में भी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इनके यहां से वहां जाने का बहुत सारा कारण था। कभी तो काम भरे चीजों के चलते, कभी जरूरत के कारण, और कभी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा हम आपको बता दें, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भगवान द्वारा दिया गया दुख, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। जैसे कहीं बादल फट जाता है, कहीं 8-8 दिन पानी गिरते रहते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। तो भगवान के द्वारा दिए गए दुखों के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। हाँ, जाना कठिन था लेकिन असंभव नहीं था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। जब राजा अपना विशाल क्षेत्र स्थापित करना चाहते थे तो वे दूसरे जगह कब्जा करने के लिए भी जाया करते थे, लड़ाई के मामले में भी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिला में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी व्यापारी के मामले में भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो अपने धर्म का प्रचार, धार्मिक गुरु उन्हीं को कहा जाता है, अपने धर्म को प्रचार करने वाले, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे मतलब गांव, है ना, कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग को एक दूसरे से विचार को जानने का अवसर मिलता था। यानी लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत सारे कारणों से जाते थे। कारण क्या क्या निकल करके आया? तो एक तो अपना जीवन जीने के लिए जाया करते थे, एक वो प्राकृतिक आपदा के कारण जाया करते थे।
प्राकृतिक आपदा पता है, भगवान द्वारा दिए गए दुख के कारण भी जाया करते थे। वो व्यापार के लिए भी जाया करते थे कि व्यापारी हम कर सके। वे अपना क्षेत्र को स्थापित करने के लिए भी जाया करते थे, शासन करने के लिए, शासक बनने के लिए भी जाया करते थे। ठीक है, वे अपना धर्म गुरु, अपना धर्म का प्रचार के लिए भी जाया करते थे, धर्म का प्रचार करने के लिए भी जाया करते थे। ठीक है, और रोचक तथा स्थानों का खोज करने के लिए भी जाया करते थे, जगहों का खोज करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो आपसे पूछेगा कि पूर्व में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाया करते थे, तो आपको ये निम्न कारण बताना होगा कि वे अपना जीवन यापन करने के लिए जाया करते थे, प्राकृतिक आपदा के कारण जाया करते थे, व्यापार स्थापित करने के लिए जाया करते थे, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जाया करते थे, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए जाया करते थे, और जगहों का क्षेत्र का खोज करने के लिए भी जाया करते थे। यानी पहले का लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अगला टॉपिक पर फिर हम लोग बढ़ेंगे। अगला टॉपिक बोलता है आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं। देखिए, आपका टॉपिक आपके हिसाब से दिया गया है, कह रहा है कि पहले तो लोग इस कारण से जाया करते थे, पर आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, है ना। अब आपको ये जानना है, तो आपको फिर से वहीं चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए, फिर से मानचित्र में चलना है। पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं है या नहीं था। ऐसा चाह वे ऐसा कर सके, वे पर्वत ऊंचाइयों को छू सके और गहरों समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप में बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपराओं और समृद्धि किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे में विचार को अपनाते रहे। देखिए, अब कह रहा है कि आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं, उसके बारे में हम लोग कहेंगे कि आज के भी लोग व्यापार करने के लिए, आज के लोग भी व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते हैं, है ना। अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए आज के लोगों की बात कर रहे हैं। आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो व्यापार के लिए, जीवन जीने के लिए और अन्य कारणों से भी आज के लोग अच्छे अच्छे चीज को खोज करने के लिए, वैज्ञानिक खोज करने के लिए भी लोग यात्रा करते हैं। चलते हैं किताब के अनुसार। तो यहाँ कहता है पहाड़ी, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीपों में प्राकृतिक सीमा को निर्माण करता है। कह रहा है कि आप चलिए, जब चित्र 1 में देखिएगा तो यहां पर बहुत सारे सीमा बनाया गया है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये सीमा बनाया गया है कि इस सीमा से उधर दूसरा देश है, इस सीमा से इधर दूसरा देश है, और इसी तरह से सीमा कुछ बनाया गया है। इस सीमा से कुछ दूसरा देश है, इस सीमा से कुछ अलग देश है। आप जब इस सीमा की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश है। जब इस सीमा से ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान है। इधर पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन है। ये बाउंड्री ही ना बनाया हुआ है ना। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा इस बाउंड्री का नाम रेड क्लिफ नहीं, मैकमोहन रेखा है, इसका नाम रेड क्लिफ है ना। सबका अलग अलग बाउंड्री का जो हम लोग रेखा सीमा बनाए हैं, उस सीमा का भी नाम रखा गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, इसको पार करना आसान नहीं है, ये पार करना बड़ा टफ है। इसके लिए वीजा और पासपोर्ट बनाना पड़ता है, आज के तौर में बात करें तो कह रहा है कि यहाँ पर भी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थापित हो रहे हैं। और आप देखे होंगे, जैसे हमारे देश में छठ का पर्व चलता है, ईसा मसीह को हम लोग चर्च में क्रिसमस मनाते हैं। तो हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग गए, पर्वत पहाड़ से अलग अलग गए, कोई राजस्थानी इलाका से गया, तो ये वाला भाग का व्यक्ति अगर यहां बस गया हो तो अपना सांस्कृतिक धर्म तो मानेगा, और जब अपना सांस्कृतिक धर्म मानेगा तो यहाँ पर और लोगों को उसमें प्रचार करेगा, बढ़ावा देगा, उसको करने के लिए बोलेगा, या फिर ये पूछेगा कि क्या होता है, कैसे होते हैं। जैसे छोटी सी बात में सीधा सीधा आप समझिए कि झारखंड बिहार इस जगह का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अच्छे से छठ का पर्व मनाया जाता है। तो क्या अब वह छठ का पर्व सिर्फ झारखंड बिहार तक ही सीमित रह गया?
नहीं, जहां जहां बिहारी बसा समझो वहां वहां छठ का पर्व मनाना शुरू हो गया। तो बिहारी बसना छठ का पर्व मनाना, और वहां के जो और लोग थे जिनको नहीं भी पता था, उनको अच्छा लगा, इस आस्था में विश्वास जगा, वो भी छठ मनाने लगे। तो यही बात आपका किताब कहता है कि लोग जहां गए जैसे बसे, है ना, वहां अपने संस्कृति का प्रचार करते गए और लोग वैसे ही बसते गए और वो उनके परंपराओं को मानते गए। देख लीजिए ध्यान से, इसी बात को यहां बोला गया है। कह रहा है कि लोग आए गए और वहीं रह करके बस गए, और जब वो बस गए तो उनका आवागमन खत्म हो गया, और जब उनकी संस्कृति और परंपराओं में समृद्धि हुआ, विकास हुआ, तो कई लोग अपने अपने जो है एक दूसरे के विचार प्रकट करते गए और वह एक दूसरे का त्योहार मनाते गए, बढ़ता गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कुछ देश के नाम के बारे में। आइए, भारत को भारत देश का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको बता रहा है कि देश के नाम के बारे में जानिए। आपका भारत देश को और किन नामों से जाना जाता था, संस्कृत में क्या कहा जाता था, और भारत देश कैसा है। देखिए, कह रहा है देश का नाम, है ना, तो देश का नाम अपने भारत के बारे में चर्चा करेगा। तो भारत देश का नाम, अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, आज करते हैं। कल की बात करें तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ध्यान से देखिएगा, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया वर्ड हम लोग बोलते हैं वो कहां से निकला है, इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है ना। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, एटलस मतलब समझ रहे हैं ना, ग्लोब, किताब है कहीं कोई बता सकता है, एटलस मैंने ग्लोब। कह रहा है कि आप अपने ग्लोब में पता लगाओ कि ईरान का जो लोग हैं और यूनान का जो लोग हैं वो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ध्यान से देखिए, यह भारत का कुछ नक्शा है। कहता है कि ईरान और यूनान से जो लोग आए थे, इधर से जिधर से भी लोग आए भारत में, वह कुछ क्षेत्र के लिए, इतना ही कुछ क्षेत्र के लिए, इसको जो है इन लोग हिंदोस या इंदोस कहा था, हिंदोस या इंदोस, है ना। कौन कहे थे, ईरानी और यूनानी कहे थे। जो ईरान और यूनान के लोग थे उसको ईरानी और यूनानी लोग जो है इसको हिंदोस या इंदोस के रूप में नाम बोला गया था। ठीक है, और अगर जब पूरे भारत की जो बात कहें उसको इंडिया कहा गया था, और इंडिया को इंडस से निकला है, और इंडिया इंडस को ही संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिंधु, है ना। और ईरानी यूनानी इसको क्या कहते थे, तो हिंदोस या इंदोस कहते थे। भूमि प्रदेश से इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत हम लोग वर्ड बोलते हैं ना, भारत, ये भारत जो है उत्तर पश्चिम में, हमने आपको अभी दिशा के बारे में समझाया था, इसको बोलेंगे उत्तर, और कहां बोला है आपको, पश्चिम। ये ना पश्चिम का भाग था, तो उत्तर पश्चिम में, यानी यहां पर रहने वाले कुछ जो लोग थे उसके लिए भारत शब्द का उपयोग किया गया था, जिसको आज हम लोग पूरा भारत बोलते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ कुछ इतना ही दूर जो लोग रहते थे उनको बोला जाता था भारत, है ना। तो कुछ क्षेत्र के, सीमित क्षेत्र के लोगों को नाम के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। और इन समूहों का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक कृति ऋग्वेद से मिलता है। ये बात की जानकारी हमको कहां से मिलता है, वेद से मिलता है। आपको पता है वेद 4 को होता है, ठीक है, वेद की आगे बात बताएंगे। तो ये बात की जानकारी कहां से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। कब, 3500 साल पहले, 3500 साल पहले ही मिलता है ना, कि भारत के कुछ उत्तर पश्चिम के लोगों के लिए भारत कह करके बुलाया जाता था, और इसके बाद प्रायः प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी यही भारत
जो है कि क्या बुलाने लगा, आप चारों तरफ भारत बुलाने लगा, है ना। तो ये भारत बुलाने लगा, इंडस इंडिया बुलाने लगा, और सिंधु जिसको संस्कृत में सिंधु कहते थे उसको भी इंडिया हम लोग बोलने लगे। और इंडोस जो शब्द था उसको अब हम लोग हिंदुस्तान वर्ड यूज करने लगे। तो देखिए इसको बोलते हैं अपभ्रंश, बोलते बोलते अच्छे चीज में प्रयोग कर लेना। तो इंडोस हिंदुस्तान बन गया, भारत बन गया, और इंडस इंडिया बन गया, है ना। तो अब आप भारत देश के नाम से शायद परिचित हो गए होंगे। अब आते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। सबसे पहला टॉपिक का आंसर देखिए खुद को खुद मिल गया आपको कि अतीत के बारे में हम कैसे जाने, यानी इतिहास के बारे में कैसे जाने। रसीदा का सवाल था ना कि 200 साल पहले, 100 साल पहले, उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें। तो देखिए अतीत के बारे में हम कैसे जाने। अतीत के बारे में जानने के लिए ध्यान से आप देख लीजिए कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। हमने आपको बताया था मृदभांड के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से, ताम्रपत्र के माध्यम से, है ना, पांडुलिपि के माध्यम से, अन्य चीज के माध्यम से हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो आइए इसमें लिखे हुए शब्दों से परिचित होते हैं। कह रहा है अतीत के बारे में हम कैसे जाने। अतीत मतलब इतिहास, 100 साल पहले, 500 साल पहले की बात को कैसे जाने। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक, यानी अतीत के बारे में कैसे जाने, पुस्तक के माध्यम से जाने, ठीक है। पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना, पुस्तक को हाथे से लिखे होने के कारण पांडुलिपि भी कहा जाता था, है ना। आज का पुस्तक तो हम लोग टाइपराइटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, बहुत सारे प्रतिक्रियाएं हैं उसके माध्यम से करते हैं। लेकिन कल का पुस्तक कैसे लिखा हुआ होता था, हाथों से लिखा हुआ होता था। क्या चीज पर, भुर्ज पर या ताड़ के पत्तों पर लिखा होता था, है ना। तो जो पहले का हाथ से लिखा हुआ किताब है उसको क्या बोला जाता है, पांडुलिपि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पांडुलिपि। इसको अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। देखो अंग्रेजी में पांडुलिपि को प्रयुक्त होने वाले शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से कहा जाता है। इसको लैटिन में मेनू तथा मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकलना। मैन्युस्क्रिप्ट माने क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्रों पर, हिमालय क्षेत्र के भुज नामक पेड़ पर और उसके छाल पर लिखे गए भोजपत्र पर लिखे मिलते हैं। एक चित्र देखिए यहां आपको दिखाया गया है। आप कभी पटना म्यूजियम में जाओ ना घूमने, वहां इसका एक भाग दिखाया गया है। ठीक, देखो ये जो है ये पांडुलिपि है, ताड़ पत्र है, मतलब ताड़ पर लिखा, ताड़ के पत्ता पर लिखा हुआ एक भाग है। आप यहां पे देखो ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो लिखा हुआ है ना, ये 1000 पहले लिखा हुआ था। अच्छा, इसको रखते कैसे थे, यहां देखिए एक छिद्र बनाया हुआ है, इसमें गाथ करके सबको एक जगह रख दिया जाता था। इसको तो आज बहुत सारा चूहा भी खा गया, लेकिन फिर भी सरकार इसको सुरक्षित रखी है ना। देखिए यहाँ किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था और भुज पेड़ की छाल, ऐसे ही एक पांडुलिपि है को तुम यहां देख सकते हो, है ना। ये वाली भाग को सुखा दिया गया है और देखिए यहां भी छिद्र है और यहां भी छिद्र है, दोनों तरफ से इसको बांध दिया जाता था। ठीक है, ये अब आपसे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे पांडुलिपि। पांडुलिपि किसे कहा गया है, तो बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, जो अंग्रेजी में शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि से अब क्या जानते हैं, तो बोलेंगे पूर्व में हाथों से लिखे हुए किताब को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, अच्छा पांडुलिपि किस चीज पर लिखे जाते थे, तो आप बोलेंगे ताड़ पत्रों पर, जो ताड़ के पत्ता है उस पर, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर। कौन से पेड़ के छाल पर, भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर, और भोजपत्र पर लिखे मिलते हैं, है ना। और फिर आपसे पूछा जाएगा मेनू का अर्थ क्या है, तो आप बोलेंगे लैटिन शब्द का अर्थ, शब्द में लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है, तो हाथ से लिखा हुआ को मैन्युस्क्रिप्ट,
पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि लिखने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता था? तो भुज नामक पेड़ का छाल यूज किया जाता था और ताड़ का पत्ते यूज किए जाते थे। ये लाइन का सबसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, समझने वाली बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो किताब का एक हिस्सा आगे बढ़ाता है। इतने वर्ष में हमने कई पांडुलिपि को कीड़े ने खा लिया और कुछ को नष्ट कर दिए गए। अभी तुरंत बोले थे पांडुलिपि क्या होते गए हैं? बर्बाद होते गए हैं, लेकिन फिर भी इसको म्यूजियम में बहुत सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, नष्ट कर दिए हैं, फिर भी ऐसे कुछ पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपि मंदिर और विराहों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। उस पांडुलिपि में क्या लिखा हुआ है? तो उस पांडुलिपि में लिखा गया है कि लोग पहले अपना इलाज कैसे करते थे। ठीक है ना, औषधि दिख रहा है आपको? औषधि जिसको हम लोग आज बोलते हैं मेडिसिन, इंग्लिश वर्ड दवाखाना, मेडिसिन जिसको बोलते हैं ना, औषधि कैसे यूज करते थे वो बताया गया है। उस समय कैसे लोग विज्ञान को यूज करते थे, राजा रजवाड़ों का व्यवहार कैसे होता था, दिख रहे हैं, और लोग कैसे धर्म धार्मिक कैसे माना करते थे उस समय, उसका लोग का धर्म कैसा था, इन सभी चीज की चर्चाएं इस पांडुलिपि में मिलता है। तो अभी आपका सबसे शुरुआत में प्रश्न था कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे मानते थे, क्या गाते थे, राजा कैसे होता था, ये सब की जानकारी कहां मिल रही है? पांडुलिपि में। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य दिख रहा है ना, महाकाव्य, महाकाव्य रामायण गीता पुराण जो जानते हैं ना, ये सब महाकाव्य में आता है। महाकाव्य तथा नाटक भी है, इसमें संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी है। मतलब और भी किताब मिला है जिसमें कौन सा लैंग्वेज लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज लिखा गया है। आज का जो संस्कृत है ना उससे कुछ हटके रहता था पहले का संस्कृत, तो संस्कृत में लिखा हुआ है, प्राकृतिक और तमिल में लिखा हुआ है। प्राकृतिक वर्ड जानते हैं किसको बोलते हैं? प्राकृतिक जिसे हम लोग बोलते हैं ना देवनागरी, देवनागरी। और यहां कौन सी वर्ड यूज किया गया है? प्राकृतिक। प्राकृत वर्ड हम लोग उसको बोलते हैं जो सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, चलो कहां जा रहा है, चल रहे कहां जाए थे, ये सब जो वर्ड बोलते हैं ना, उसी वर्ड में लिखा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक भाषा। तमिल दक्षिण भारत का सबसे पुराना भाषा है, तो तमिल है। दक्षिण भारत जानते हैं ना आप लोग? देखिए जो ये वाली भारत है जो बीचों बीच, इसको दक्षिण भारत बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत। तो दक्षिणी भारत का सबसे पुराना भाषा कौन सा है? तो तमिल भाषा। आज तमिल में बहुत सारे फिल्म भी हैं। यही तमिल लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र, हिंदू भाषा जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्र भाषा नहीं होने देंगे। फिर मेरा तमिल भाषा फिर राष्ट्र भाषा क्यों नहीं हो सकता है ना? तो तमिल बहुत पुराना भाषा है। तमिल में लिखा हुआ मिलता है, प्राकृत में लिखा हुआ मिलता है, संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है पहले की पुस्तक। और उस पुस्तक में क्या मिलते हैं? औषधियों के बारे में, राजा के व्यवहारों के बारे में, धर्म के बारे में और उस समय के जीवन के बारे में सबकी पर्याप्त बात मिलती है। ये बात हम लोग किसका कर रहे थे? किताब का, लिखा हुआ का। इस सबसे क्या जानकारी मिल रहा है हमको? अतीत का। अभी अतीत की और जानकारी मिलता है किस चीज से? देखिए और भी अतीत की जानकारी मिलता है अभिलेख से। किस चीज से मिलता है? अभिलेख से। आइए अभिलेख की चर्चा करते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जिसके अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। पहले का जो राजा था ना, वो अपने एक इस तरह का पत्थर बनवा करके और इसको बड़ा सा चबूतरा पर स्थापित करके इसमें अपनी बात को लिखवा देते थे, और लोग उसको पढ़ के उस राजा के बारे में और राजा की कठोरता या दयालुता के बारे में यहां समझ जाते थे। इसको बोला जाता है अभिलेख। अभिलेख कैसा रहता था? कठोर पत्थर, पत्थर जो है, पत्थर का एक सपाट क्षेत्र बना लिया गया है, उसमें लिखा हुआ है, राजा का वर्णन किया हुआ है। या फिर धातु जो पहले का क्या, आज का भी जो लोहा है उसको कटवा करके बनवा दिया जाता था,
तो उस अभिलेख से क्या पता चलता था कि लोगों को कैसे पालन करना है, राजा इसका कौन है और किस हिसाब से रहना है, राजा का क्या शासन है या राजा क्या अनुदेश देता है, ये सारी चीज अभिलेख के माध्यम से पता चलता था। अभिलेख को कैसे लिखा जाता है, पत्थरों पर या कठोर सतहों पर। आप भी छोटे से अभिलेख को देख सकते हैं। आप किसी भी ब्लॉक में जाइएगा, ब्लॉक में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा एक बना हुआ मिलेगा ब्लॉक के गेट पर ही। आप जहां से भी हैं, आप ब्लॉक के पास जाइएगा, ब्लॉक के गेट के पास जाइएगा, वहां पर एक अशोक चक्र बना हुआ होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर कुछ राजाओं के बारे में, मतलब राजाओं नहीं, अपने देश के बारे में लिखा हुआ होगा। प्रस्तावना ही क्यों ना लिखा हुआ हो, तो आप समझ जाइएगा कि वही अभिलेख है। पहले लोग इसको ज्यादा यूज करते थे। ठीक, आइए कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष को भी अपने कार्य का विवरण उत्कीर्ण करवाए गए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख जोखा रखा करते थे। मतलब कुछ अभिलेख में राजा अपने शासन में कहां लड़े, कितना विजय प्राप्त किए, कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और कहां तक राज स्थापित किए, ये बात भी वे अपना अभिलेख में लिखवा दिया करते थे। देखिए, यह अभिलेख का एक छोटा सा नमूना पेश किया गया है। अभी जैसे आप पांडुलिपि का ताड़पत्र देखे थे ना, ये देखिए पत्थर पर लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? पत्थर पर। यहाँ पर देखिए बगल में लिखा हुआ है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान के अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है ना। कंधार जानते हैं ना कहाँ है? पाकिस्तान तरफ। कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक का आदेश पर लिखा गया है। इस शासक का विषय में आप कक्षा 8 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, कक्षा 8 में पढ़ेंगे। लिपि अक्षरों तथा संकेतों में बनी है। जब कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नाम के दो भिन्न लिपियों की भाषाओं में है। कह रहा है कि ये जो कंधार से मिला हुआ अभिलेख है, इसमें दो भाषा यूज किया हुआ है। कौन कौन सा? एक यूनानी भाषा भी यूज किया हुआ है और एक अरमाइक भाषा भी यूज किया हुआ है। ठीक है, और कहां से मिला है? ये कंधार से मिला है। कौन कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा और अरमाइक भाषा। इसके बारे में विस्तार से हम लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे। अब आते हैं आगे टॉपिक पर। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयां आती थी? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं हाँ। आंसर में आपका क्या होगा? हाँ। होता क्या था कि राजा अपने प्रचार एक माइक से अनाउंस नहीं करवा पाते। आज माइक की व्यवस्था है, कल माइक का व्यवस्था नहीं था। तो राजा अपने शक्तियों का प्रदर्शन ऐसे कठोर सतहों पर लिखवा करके किया करते थे। जैसे पहले लोग राजा होने के लिए भी अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया करते थे। रामायण में आपने देखा होगा, राम अश्वमेध का पूजा करवाए और छोड़ दिए, जहां तक घोड़ा घूम के आएगा वहां तक राजा राम का शासन चलेगा। तो उसी तरह से जहां तक ये पत्थर सटे हुए हैं वहां तक उस शासन का राज है और उसका क्या कहनाम है, क्या विचार है और क्या कहना है, सारा बात इस पत्थर पर लिखा हुआ था। क्या कठिनाइयां हो सकती थी? तो कठिनाइयां थी कि इसको करने में 1-2 दिन का समय नहीं लगता था, सालों और वर्षों का समय लगता था। ठीक, चलिए आगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत के बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने के व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता है। कह रहा है कि जो पांडुलिपि पढ़ जाता है, जो अभिलेख को पढ़ा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद कहते हैं मतलब जो इतिहास के बारे में जानता हो या पूर्व में लिखे हुए किताब को पढ़ पाता हो या उसके बारे में समझा पाता हो या उसकी जानकारी रखता हो, उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। ठीक, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों और अवशेषों के चित्रों को तथा मूर्तियों को अध्ययन करते हैं। अभी जस्ट हम तुरंत बताएं, है ना। पुरातत्वविद लोग क्या करते हैं? सब चीज बने हुए पत्थर और अवशेषों के बारे में उसका अध्ययन करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और हथियार, बर्तन, आभूषणों के बारे में वे सब कुछ बताने में काबिल होते हैं कि क्या इसका मतलब है, कैसे लोग रहते थे, क्या चाहते थे। जैसे देखिए, आप यहां देख पा रहे होंगे एक घड़ा बना हुआ है, गगरी, जिसको हम लोग इतिहास वर्ड में मृद भांड कहते हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन।
ठीक। तो ये जो बर्तन देख रहे हैं आप, घड़ा, इस घड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे इतिहास शब्द में? मृत भांड बोलेंगे। और इसको बना हुआ कुछ चित्र है, इसके अंदर कुछ होगा भी। ये सारे चीज की जानकारी और इसके बारे में कौन बता रहेंगे? तो पुरातात्विविद लोग बताएंगे, इतिहासकार लोग बताएंगे। ये अभिलेख है, कुछ चीज है ना। कोई सिक्का भी हो सकता है, कोई मोहर भी हो सकता है। आइए यहां पढ़िए। बाएं एक चित्र नगर से प्राप्त हुए हैं, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुए हैं। इस पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व में होता था। पात्र मतलब बर्तन। इस बर्तन का उपयोग कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये जो है एक चांदी का सिक्का है, ठीक है। और इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व में होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों का यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो हाँ भिन्न है। आज का हमारा सिक्का गोल होता है, देखिए उस समय का सिक्का कुछ ऐसा था, है ना। उस समय के सिक्काओं को कुछ ऐसे चित्र थे, तो अलग अलग तो है ही। तो ये कब का है? ये 2500 वर्ष पूर्व का सिक्का है। ये कब का है? तो 4700 वर्ष पूर्व का गागर है, घाघर है, और इसको मृत भांड बोलते हैं। तो ये सब चीज की जानकारी हमको कहां से मिल रही है? पुरातत्वविदों लोगों से मिल रही है, इतिहासकार लोगों से मिल रहा है। तथा सिक्कों की प्राप्ति का छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनके कुछ पत्थर पकी मिट्टी, कुछ धातु बनी हो सकते हैं और कठोर, जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। पुरातात्विकविद लोग बता रहे हैं। पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पति में अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। इस अन्न के दानों और लकड़ियों के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो देखिए पुरातात्विकविद लोग सब कुछ बता रहे हैं ना, क्या खाते थे, क्या रहते थे, कैसे। खाने वाली बात वह उसको हड्डियों को देख करके बता रहे हैं कि चिड़िया का हड्डी है, कि जानवर का हड्डी है, कि मछली का हड्डी है। आप जब साइंस पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि हम लोग कोई भी जीवाश्म के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये जीवाश्म का कितना पुराना हड्डी है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तब यहां मिलेगा क्या? पुरातात्विकविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। बहुधा मतलब सूती कपड़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। तो क्या उनको मिलते होंगे? तो हम बोलेंगे नहीं। आज देखे होंगे कि सूती कपड़ा तो हमको पहनते पहनते ही फट जाता है, तो उसके अवशेष नहीं मिले होंगे। लेकिन कभी अगर मिल भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन न के बराबर मिलते हैं। तो आप देखिए अतीत की जानकारी आप कैसे प्राप्त किए? तो क्या देखिए अतीत की जानकारी आप कैसे प्राप्त किए? पांडुलिपि के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से, पुरातात्विकविद के ज्ञान के माध्यम से, इतिहासकार के शब्द के माध्यम से। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत के अध्ययन करते हैं, है ना। तो इन सबों के माध्यम से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसकी? अतीत की, जो पूर्व में 4700 साल पहले घटा है, लाख वर्ष पहले घटा है, ठीक है। तो ये सब चीज की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं ना, इतिहासकार के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से, पांडुलिपि के माध्यम से, पुरातात्विकविदों के माध्यम से। इसके बारे में बताए थे, हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि, पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख, और किसी चीज की जानकारी जो पूर्व के पात्र उत्तर के बारे में बताते हैं पुरातात्विकविद, और जो इतिहास की जानकारी रखते हैं इतिहासकार। इन सबों के माध्यम से हम 100 साल, 200 साल, 500 साल बीते हुए सबको पता कर लेते हैं। पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पूर्ण निर्माण करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातात्विकविद जासूसों की तरह इन सभी सुरागों के रूप में अतीत के बारे में प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहां तक पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक है, चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, छोटा सा पार्ट बच गया है जिसको हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और वहां पर हम लोग इसका प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका क्लास इतना ही पर अंत होता है। जय हिंद।